Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter amino acids. And in this lecture we will discuss about one of the most important topic of amino acids, that is titration curve of amino acids. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is titration curve of amino acids. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन सारे के सारे अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इन व्हाट रेस्पेक्ट? जितने भी 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, सारे के सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स में एक अल्फा कार्बन होता है। अब इस अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट इज अमाइनो ग्रुप, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इज हाइड्रोजन एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट इज आर ग्रुप। और जितने भी 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं सब में कॉमन होते हैं। मींस ये 3 सब्स्टिट्यूएंट में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है। डिफरेंसेस किस में होता है? डिफरेंसेस होता है आर ग्रुप में। अब ये जो आर ग्रुप है ये अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड वेरी करता है विथ रेस्पेक्ट टू साइज। Second one is the structure and third one is the polarity. Means R group का size, structure and polarity vary करता है from amino acid to amino acid. अब important point ये है कि जब हम अमाइनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कोई भी अमाइनो एसिड्स को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो ये अमाइनो एसिड है ये डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाईपोलर आयन का मतलब क्या हुआ? 2 तरह के आयन्स इस पे डेवलप करते हैं। वो कैसे करते हैं? सो स्ट्रक्चर क्या है? एक अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वन इज द COOH, second one is the NH2, third one is the H and fourth one is the R. अब जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस फॉर्म में जाएगा? इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H+ रिलीज होगा और इस अमाइनो ग्रुप पे H+ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO- में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये H+ रिलीज करेगा। हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप एज इट इज रहेगा। नाउ जो NH2 ग्रुप है ये NH3+ के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो 2 तरह के चार्ज डेवलप किया हुआ है। फर्स्ट चार्ज जो है ये माइनस चार्ज है, सेकेंड चार्ज इज प्लस चार्ज। सो एक अमाइनो एसिड में 2 अपोजिट चार्ज डेवलप किया है, इसी को बोलते हैं डाईपोलर आयन। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 तरह के चार्ज हैं। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज द निगेटिव चार्ज। और क्योंकि ये 2 तरह के चार्ज हैं इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? हाइब्रिड आयन। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को बोलते हैं हाइब्रिड आयन। एंड हाइब्रिड आयन को जर्मन वर्ड में बोलते हैं क्या? ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन बोलते हैं। सो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सॉल्यूशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं डाईपोलर आयन के फॉर्म में। एंड दिस डाईपोलर आयन, क्योंकि इसमें 2 अपोजिट चार्ज होते हैं, 2 तरह के चार्ज होते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड आयन भी बोलते हैं। और ये हाइब्रिड आयन का जर्मन फॉर्म है, दैट इज द ज्वीटर आयन।
सो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन में, हाइब्रिड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन में, या फिर ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हुआ स्ट्रक्चर इन द सॉल्यूशन। COOH COO- के फॉर्म में रहेगा, NH2 NH3 प्लस के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन एंड R ग्रुप एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे ये इस तरह का जो फॉर्म है दैट इज डाइपोलर आयन का जो फॉर्म है या ज्विटर आयन फॉर्म है, ये एसिड या बेस की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? ये एसिड या बेस की तरह काम करता है। अब सवाल ये है कि ये एसिड की तरह कैसे काम करता है एंड बेस की तरह काम कैसे करता है। एसिड का डेफिनेशन है रिलीज ऑफ H+ और H+ को क्या बोलते हैं? H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। सो इसको हम बोल सकते हैं एसिड इज द प्रोटॉन डोनर। क्या होगा? एसिड इज द प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या है? इट इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो अब सवाल यह है कि ये प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर किस तरह काम करता है। सो दिस इज द ज्विटर आयन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। अब ये प्रोटॉन डोनर की तरह कैसे काम करेगा? अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो H+ कैसे रिलीज होगा? H+ रिलीज होगा अमाइनो ग्रुप से, क्योंकि ये NH3+ के फॉर्म में है। सो ये H+ रिलीज करेगा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो जब NH3+ से H+ रिलीज होगा तो ये प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा, लेकिन अब यहाँ पे ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट किस फॉर्म में करेगा? COO- फॉर्म जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जबकि NH3+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इनकी वैलेंसी फुलफिल है। प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा COO-, और जब COO- प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा एंड NH3+ एज इट इज रहेगा। सो दीज आर द टू फॉर्म जो कि ज्विटर आयन प्रोटॉन डोनर की तरह काम करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह भी काम करता है। और वैसे मॉलिक्यूल जो कि ड्यूअल नेचर बिहेव करते हैं, यहाँ पे ड्यूअल नेचर क्या हुआ? एक हुआ प्रोटॉन डोनर दैट इज एसिडिक और दूसरा हुआ प्रोटॉन एक्सेप्टर दैट इज बेसिक। सो जो मॉलिक्यूल ड्यूअल नेचर बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स इज द एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स है एम्फोलाइट्स है। सो अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। पहला, जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं सॉल्यूशन में डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या हाइब्रिड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा? जो ज्विटर आयन होता है वो प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव करता है, और वैसा मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करे उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट या एम्फोलाइट्स। नाउ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा उस कंडीशन में क्या होगा? फुल्ली प्रोटोनेटेड का मतलब क्या होता है? फुल्ली प्रोटोनेटेड की अगर बात करें तो कुछ फुल्ली प्रोटोनेटेड स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे। COOH होगा, NH3+ होगा और हाइड्रोजन होगा एंड देन R ग्रुप होगा। दिस इज द फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म। इसके बाद अब इसमें प्रोटॉन्स एडिशन का कोई भी जगह नहीं है। सो दिस इज द फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म। और फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म की अगर नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या है? COOH पे तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज किस पे है? NH3 पे, एंड दैट इज 1 पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे नेट चार्ज इस स्ट्रक्चर का क्या होगा? +1। सो जो अमाइनो एसिड फुल्ली प्रोटोनेटेड है वहां पे जो नेट चार्ज होगा कितना होगा? +1। लेकिन अब इसमें से एक प्रोटॉन रिलीज होगा क्योंकि ये फुल्ली प्रोटोनेटेड है। सो इसमें प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस नहीं होगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब सवाल ये है कि पहले प्रोटॉन कौन रिलीज करेगा? COOH रिलीज करेगा या अमाइनो ग्रुप रिलीज करेगा?
So COOH group is more acidic as compared to amino group. So पहला प्रोटॉन रिलीज होगा COOH से और ये इस तरह का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स COOH COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड NH3 प्लस के फॉर्म में ही रहेगा. सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो टोटल 1 है, निगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो टोटल 1 है और प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा 0. सो इस फॉर्म का नेट चार्ज कितना होगा, इस फॉर्म का नेट चार्ज होगा 0. नाउ नेक्स्ट प्रोटॉन रिलीज होंगे किससे, क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से सारे प्रोटॉन रिलीज हो गए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन रिलीज कर दिया तो नेक्स्ट प्रोटॉन रिलीज होगा NH3+ से. और जब NH3+ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में आ जाएगा. दिस इज COO- एंड NH3+ NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे नेट चार्ज की अगर बात करें तो NH2 पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे एक माइनस चार्ज है. सो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, इस फॉर्म का नेट चार्ज हो जाएगा -1. सो इस फॉर्म का नेट चार्ज +1, इस फॉर्म का नेट चार्ज 0 एंड इस फॉर्म का नेट चार्ज -1. इसी तरह से बाकी अमाइनो एसिड्स के नेट चार्ज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो इनका कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होता है. जितने भी 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं सबका यूनिक टाइट्रेशन कर्व होता है. यहाँ पे हम समझते हैं ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से कि किस तरह से हम किसी भी अमाइनो एसिड्स के टाइट्रेशन कर्व को एनालाइज करते हैं. टाइट्रेशन कर्व इज द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स है. और किसी भी अमाइनो एसिड जिसमें R ग्रुप नॉन आयोनाइजेबल है उसमें उसके टाइट्रेशन कर्व में 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस आपको मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम बफरिंग एक्शन प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन. ये क्या है, ये टाइट्रेशन कर्व है ग्लाइसिन का, जिसमें वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पीएच को, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन ऑफ OH- इक्विवेलेंट. और OH- आयन किस फॉर्म में ऐड करते हैं, NaOH के फॉर्म में ऐड करते हैं. सो वर्टिकल लाइन पीएच को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन ऑफ OH- इक्विवेलेंट. अब ये जो वर्टिकल लाइन है इनका पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फ्रॉम बॉटम टू टॉप है. इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे पीएच क्या है, इस पॉइंट पे पीएच है मिनिमम. कितना है, इस पॉइंट पे पीएच है मिनिमम, मीन्स पीएच यहाँ पे सबसे कम है. और जब पीएच कम होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन हाई होगा. क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन हाई होगा. नाउ इस पॉइंट पे ग्लाइसिन किस फॉर्म में होगा, इस पॉइंट पे जो ग्लाइसिन होगा ये फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, मीन्स यहाँ पे ग्लाइसिन इस फॉर्म में होगा COOH NH3+ और ऊपर में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, क्योंकि R ग्रुप जो होता है ग्लाइसिन में इज अनदर हाइड्रोजन. सो लो पीएच पे जो ग्लाइसिन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, दैट इज फुल्ली प्रोटोनेटेड. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीएच कम है और पीएच कम होता है मीन्स H+ का कंसंट्रेशन हाई होता है. लेकिन जैसे जैसे OH- ऐड करेंगे इसमें से H+ रिलीज होगा. अब सवाल ये है कि पहले H+ कहां से रिलीज होगा, NH3+ से या COOH से. So as I said rightly, COOH group is more acidic as compared to amino group. तो पहला हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से. और जब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, COO-, दिस इज द H एंड दिस इज द H, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो जैसे जैसे OH- ऐड करते जाएंगे जो फुल्ली प्रोटोनेटेड ग्लाइसिन है वो फुल्ली प्रोटोनेटेड ग्लाइसिन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इनका कंसंट्रेशन और इनका कंसंट्रेशन इक्वल होगा, मीन्स प्रोटोन डोनर का कंसंट्रेशन एंड प्रोटोन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन क्या होगा,
इक्वल होगा। क्या होगा? प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। मीन्स ये वाला कितना होगा? 50% और ये वाला भी होगा 50%। सो दिस इज द pKa वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये क्या है? pK इज द वह pH जहां पे प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, एंड दिस इज द pK वैल्यू फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन। नाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये प्रोटॉन्स रिलीज करेगा COOH ग्रुप, क्योंकि 50% अभी भी ग्लाइसिन जो है फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। क्या है? 50% ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। सो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये 50% जो ग्लाइसिन बचा हुआ है इससे भी प्रोटॉन रिलीज होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट, जहां पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? ज्विटर आयन के फॉर्म में होंगे। इस पॉइंट पे सारे के सारे ग्लाइसिन किस फॉर्म में होंगे? इस पॉइंट पे सारे के सारे ग्लाइसिन इस फॉर्म में होंगे, H एंड H। मीन्स यहाँ पे जितने भी ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? ज्विटर आयन के फॉर्म में होंगे। और ज्विटर आयन की अगर बात करें तो इस पे नेट चार्ज क्या होता है? इस पे नेट चार्ज 0 होता है। क्या होता है? नेट चार्ज 0 होता है। सो Pi उस वैल्यू को बोलते हैं, Pi स्टैंड्स फॉर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। Pi क्या है? Pi इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये वह वैल्यू है जहां पे नेट चार्ज मॉलिक्यूल का 0 होता है। यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। प्लस माइनस क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मीन्स Pi की अगर बात करें तो ये वह pH वैल्यू है जहां पे ग्लाइसिन पे नेट चार्ज 0 है। नाउ जब इसके बाद भी OH माइनस ऐड करते जाएंगे, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर तो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने H प्लस लूज कर दिया है। नाउ अब H प्लस कहाँ से रिलीज होगा? इसके बाद जो H प्लस रिलीज होगा NH3 प्लस से होगा। सो जैसे जैसे OH माइनस ऐड करते जाएंगे एक पॉइंट और आएगा जहां पे 50% जो होंगे अमाइनो ग्रुप का H प्लस क्या होगा? रिलीज होगा। क्या होगा? 50% अमाइनो ग्रुप का H प्लस रिलीज होगा, और यहाँ पे किस फॉर्म में होगा? यहाँ पे होगा इस फॉर्म में, दैट इज CNH2 COO माइनस H एंड H। सो 50% जो होगा इस फॉर्म में होगा एंड 50% ज्विटर आयन के फॉर्म में होगा। इस पॉइंट पे क्या हो गए? 50% अमाइनो ग्रुप जो है ग्लाइसिन का वो H प्लस रिलीज कर देगा, एंड दिस pH इज pK ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन। सो pK2 पे 50% ज्विटर आयन के फॉर्म में होंगे और 50% ग्लाइसिन इस फॉर्म में होंगे, एंड देन अगेन OH माइनस ऐड करते जाएंगे। देन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड ग्लाइसिन का टाइट्रेशन कंप्लीट होता है एट pH 12। किस पे? एट pH 12। और इस pH पे सारे के सारे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे। मीन्स सारे के सारे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल फुल्ली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे। अब इस मॉलिक्यूल से प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा। सो pK1 की अगर बात करें तो यह वह pH है जहां पे 50% कार्बोक्सिलिक ग्रुप H प्लस रिलीज करता है। pK2 वह वैल्यू है जहां पे 50% अमाइनो ग्रुप H प्लस रिलीज करता है। सो दिस इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन। सिमिलरली अदर अमाइनो एसिड्स के भी आप टाइट्रेशन कर्व समझ सकते हो, बट वहां पे डिफरेंस क्या होगा? जितने भी 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंसेस सिर्फ R ग्रुप में है। R ग्रुप दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द आयोनाइजेबल एंड सेकेंड वन इज द नॉन आयोनाइजेबल। जो नॉन आयोनाइजेबल R ग्रुप कैरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके टाइट्रेशन कर्व में दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं जहां पे मैक्सिमम बफरिंग पावर होता है, लेकिन जो आयोनाइजेबल R ग्रुप होते हैं दैट इज एसिडिक अमाइनो एसिड्स या बेसिक अमाइनो एसिड्स, उसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं जहां पे मैक्सिमम बफरिंग पावर होती है। आयोनाइजेबल के बारे में आगे समझते हैं। जितने भी नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप कैरी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स का टाइट्रेशन कर्व आप इसी से एनालाइज कर सकते हैं।
एंड ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिराइव हुए हैं. सो पहला इंफॉर्मेशन क्या है? इट गिव्स द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पीके ऑफ ईच ऑफ द टू आयोनाइजिंग ग्रुप. जैसा कि आपने यहाँ देखा, सो दिस इज द पीके ऑफ carboxylic group of amino acid and this is the pK of amino group of glycine. So glycine के titration curve से हमें एक information क्या मिला? glycine के titration curve से हम glycine के amino and carboxylic group के pK वैल्यू को quantitative measure कर पाए. कार्बोक्साइलिक ग्रुप का पीके वैल्यू क्या है? 2.34. अमाइनो ग्रुप का पीके वैल्यू क्या है? 9.6. अगर हम इसको कंपेयर करें एसिटिक एसिड के कार्बोक्साइलिक ग्रुप के पीके वैल्यू से एंड मिथाइल एमीन के अमाइनो ग्रुप के पीके वैल्यू से, सो ये इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखता है. पहले आते हैं कार्बोक्साइलिक ग्रुप पे. ग्लाइसिन का जो कार्बोक्साइलिक ग्रुप है उसका पीके वैल्यू क्या है? 2.34. लेकिन जो एसिटिक एसिड का कार्बोक्साइलिक ग्रुप है उसका पीके वैल्यू होता है 4.8. सो 2.34 एंड 4.8 के बीच में काफी ज्यादा वेरिएशन है. अब सवाल ये है कि ये वेरिएशन आया क्यों? अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखें तो एसिटिक एसिड में जो कार्बोक्साइलिक ग्रुप है इससे क्या अटैच है? इससे जो कार्बन अटैच है उस 3 हाइड्रोजन अटैच है. क्या है? सिर्फ 3 हाइड्रोजन अटैच है. लेकिन अगर ग्लाइसिन के कार्बोक्साइलिक ग्रुप की अगर बात करें तो ग्लाइसिन का जो कार्बोक्साइलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 हाइड्रोजन तो अटैच है ही, लेकिन एक NH3+ ग्रुप भी अटैच है. सो जब ये कार्बोक्साइलिक ग्रुप प्रोटॉन को रिलीज करेगा, मींस जो डिपार्टिंग प्रोटॉन होगा वो क्या होगा? H+ के फॉर्म में होगा. और इस अमाइनो ग्रुप पे भी क्या है? इस अमाइनो ग्रुप पे भी प्लस चार्ज है. इस प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. और इस रिपल्शन की वजह से H+ का रिमूवल क्या होगा? फास्ट होगा, जिससे pKa वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. And this is the reason why carboxylic group of glycine has lowered pK value as compared to carboxylic group of acetic acid. सिमिलरली अगर अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू की बात करें तो ग्लाइसिन के केस में जो अमाइनो ग्रुप का पीके वैल्यू है वो कितना है? 9.6. लेकिन अगर मिथाइल एमीन के पीके वैल्यू की बात करें तो इट इज 10.6. मींस मिथाइल एमीन से जो ग्लाइसिन का अमाइनो ग्रुप का पीके वैल्यू है वो बहुत ही कम है. अब ये कम क्यों है इसका भी एक्सप्लेनेशन है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन जो कि H+ रिलीज कर चुका है बाय द कार्बोक्साइलिक ग्रुप. सो अब यहाँ पे इस कार्बोक्साइलिक ग्रुप के स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है, राइट. अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस कार्बन पे NH3+ है. नाउ दिस वन इज द हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द अनदर हाइड्रोजन. अब इस जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस चार्ज है. NH3 पे प्लस चार्ज है. यहाँ पे NH3 से क्या करना है? प्रोटॉन को रिलीज करना है. अब ये प्रोटॉन रिलीज होगा और यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज है. सो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन्स जल्दी रिलीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू मिथाइल एमीन. और इसकी वजह से pKa वैल्यू कम हो जाती है. क्या होती है? pKa वैल्यू कम हो जाती है. सो दिस इज द रीजन व्हाई कार्बोक्साइलिक ग्रुप एज वेल एज अमाइनो ग्रुप हैज लोअर pKa वैल्यू एज कंपेयर टू कार्बोक्साइलिक ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ मिथाइल एमीन. सो कार्बोक्साइलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन इज ओवर 100 times more acidic than the carboxylic group of acetic acid has pKa 4.76. About average for carboxylic group attached to otherwise substitute aliphatic hydrocarbon, and this perturbed pK of glycine is caused by repulsion between departing proton and the nearby positively charged amino group on the alpha carbon atom. Opposite charges on the resulting Jupiter ion are stabilizing. Similarly, pK of amino group in glycine is perturbed downward relative to the average pK of an amino group. And this effect is due partly to the electronegative oxygen atoms in the carboxylic group which tend to pull electrons towards them, increasing the tendency of amino group to give up a proton. Hence alpha amino group has a pK that is lower than that of aliphatic amine such as methyl amine.
इन कंक्लूजन अगर हम बोले तो pK ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय इट्स केमिकल इन्वायरमेंट। मीन्स किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो pK वैल्यू होता है उसके केमिकल इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें डिराइव हुआ है ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से, दैट इज अमाइनो एसिड्स हैज टू रीजन्स ऑफ बफरिंग पावर। मीन्स वैसे अमाइनो एसिड्स जिसमें नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप हैं उनके टाइट्रेशन कर्व में दो रीजन होते हैं फॉर द बफरिंग पावर। फर्स्ट इज दिस रीजन एंड सेकेंड वन इज दिस रीजन। एक रीजन जो होता है वो pK value of carboxylic group, second one is the pK of amino group. So pK of carboxylic group से 1 unit lower and 1 unit higher, this region has highest buffering power। means कि ये 1.34 क्योंकि इनका pK है, pK कितना है 2.34, so it is 1.34 से लेके 3.34 के बीच में मैक्सिमम बफरिंग पावर होगा। सिमिलरली इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है pK 9.6 एंड दिस pK इज pK ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन। सो 1 यूनिट लोअर एंड 1 यूनिट हायर मीन्स इट इज 8.6 to 10.6 के बीच में इज द मैक्सिमम बफरिंग पावर। सो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं अगर उसमें नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप है सो उनके टाइट्रेशन कर्व में 2 रीजन होंगे जहां पे मैक्सिमम बफरिंग पावर होगा। लेकिन अगर आयनाइजेबल आर ग्रुप की बात करें दैट इज फॉर एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड, इसमें 3 रीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 रीजन्स होते हैं जहां पे मैक्सिमम बफरिंग पावर होता है। जो थर्ड रिलेशनशिप डिराइव हुआ है ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन के पीएच से हम किसी भी अमाइनो एसिड का इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन। सो स्टार्ट करते हैं इस वैल्यू से। दिस इज द लोअर पीएच। लोअर पीएच पे क्या होगा? अगर पीएच लोअर है तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? H प्लस का कंसंट्रेशन हाई होगा। अब H प्लस का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होंगे? ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होंगे फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में NH3 प्लस COOH H एंड H। जितने भी ग्लाइसिन है सारे के सारे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मीन्स 100% ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। अब इस मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज कितना होगा? इस पे अगर नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज कितना होगा? यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे कोई भी चार्ज नहीं है, अमाइनो ग्रुप पे +1 चार्ज है। सो नेट चार्ज इज +1। नाउ अगर इस पॉइंट की अगर बात करें सेकेंड कंडीशन एट pK1 is 2.34 फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस पॉइंट पे क्या होता है? इस पॉइंट पे हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। मीन्स वह वैल्यू जहां पे प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 50% इस फॉर्म में होगा और 50% जो होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में होगा। सो 50% ग्लाइसिन COOH NH3 प्लस एंड H। देन दूसरा फॉर्म क्या होगा? COO माइनस, क्योंकि यहाँ पे 50% कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन रिलीज कर चुका है। अमाइनो ग्रुप तो NH3 प्लस के फॉर्म में ही रहेगा। देन हाइड्रोजन। सो यहाँ पे एट pK1 2.34 50% ग्लाइसिन इस फॉर्म में रहेंगे दैट इज फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में एंड 50% ग्लाइसिन इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब इस पे नेट चार्ज की अगर बात करें तो इस पीएच पे नेट चार्ज कितना होगा? इस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज कितना होगा? क्योंकि ये 50% है सो यहाँ पे हम +1 कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे +½ कितना कंसीडर करेंगे? +½ है। नाउ अगर ये 50% है तो यहाँ भी +½ एंड यहाँ पे -½ सो नेट चार्ज कितना होगा? ये +½ -½ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो नेट चार्ज इज +½
नाउ नेक्स्ट वन इज द एट पीआई वैल्यू। पीआई वैल्यू की अगर बात करें तो पीआई वैल्यू पे ग्लाइसिन किस फॉर्म में होंगे? पीआई वैल्यू पे जितने भी ग्लाइसिन होते हैं वो सारे के सारे ज्विटर आयन के फॉर्म में होंगे। एंड ज्विटर आयन किस फॉर्म में है? NH3 प्लस H एंड COO माइनस। सो इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? एट पीआई वैल्यू। और यहाँ पे नेट चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा? इट इज +1 एंड -1। +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सो नेट चार्ज इज 0। नाउ फोर्थ स्टेप कहाँ पे है? फोर्थ स्टेप एट pK2 वैल्यू। pK2 वैल्यू पे कौन से फॉर्म में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे दो फॉर्म में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। एक तो ज्विटर आयन H COO माइनस NH3 प्लस। सो 50% ग्लाइसिन इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। 50% ग्लाइसिन उस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जिसमें अमाइनो ग्रुप H प्लस रिलीज कर चुका है। सो यहाँ पे NH2 COO माइनस H एंड H 50% इस फॉर्म में रहेगा। मीन्स यहाँ पे अगर नेट चार्ज की बात करें तो इट इज +½ -½ और इसमें कितना हुआ? -½ क्योंकि ये 50% ही है। सो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? -½ दैट इज 0.5। सो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, पीआई के ऊपर जो चार्ज है वो निगेटिव है, पीआई के नीचे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। सो पीआई के ऊपर जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्योंकि निगेटिवली चार्ज्ड हैं तो वो मूव करेंगे किस तरफ? वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। मीन्स एनोड इज द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सो क्योंकि मॉलिक्यूल निगेटिवली चार्ज है तो ये इनका जो मूवमेंट होता है वो एनोड की तरफ होगा। पीआई के नीचे वैल्यू जो पीएच है उनमें पॉजिटिवली चार्ज है नेट चार्ज, सो ये मूव करेंगे कहाँ पे? कैथोड की तरफ मूव करेंगे। सो इस तरह से आप सारे अमाइनो एसिड्स के किसी भी पीएच वैल्यू पे आप नेट चार्ज निकाल सकते हैं। नाउ अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो दे डिफर इन देयर एसिड बेस प्रॉपर्टीज। सो जितने भी सिंगल अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड सिंगल अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर ग्रुप जो कि आयनाइजेबल नहीं है, सो वैसे अमाइनो एसिड्स जिसमें आर ग्रुप नॉन आयनाइजेबल होता है उनका टाइट्रेशन कर्व किसकी तरह होता है? ग्लाइसिन की तरह। बट एग्जैक्टली पीके वैल्यू सेम नहीं होता है, पीके वैल्यू में थोड़ा वेरिएशन होता है। पीके वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर बात करें तो वो 1.8 एंड 2.4 के बीच में होता है, लेकिन अगर अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू की बात करें तो उनका रेंज 8.8 एंड 11 के बीच होता है। नाउ वैसे अमाइनो एसिड जिनमें आयोनाइजेबल आर ग्रुप होते हैं उनका टाइट्रेशन कर्व कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स उसमें 3 स्टेजेस होते हैं फॉर द मोस्ट बफरिंग पावर एक्टिविटी और उसमें 3 पीके वैल्यू होगा। क्या होगा? 3 पीके वैल्यू होगा। सो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो 2 तरह के हुए। एक तो आर ग्रुप आयोनाइजेबल होगा। क्या होगा? आर ग्रुप आयोनाइजेबल होगा। दूसरे में आर ग्रुप क्या होगा? नॉन आयोनाइजेबल। जो आर ग्रुप आयोनाइजेबल होते हैं दैट इज एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। इनमें 3 स्टेजेस होंगे टाइट्रेशन कर्व में। नाउ जो नॉन आयोनाइजेबल होंगे इनमें 2 स्टेजेस जो होते हैं वो मोस्ट बफरिंग पावर रीजन होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ आयोनाइजिंग आर ग्रुप। सो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जो कि आयोनाइजेबल आर ग्रुप के नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आयोनाइजेबल आर ग्रुप का टाइट्रेशन कर्व किस तरह से होता है। फर्स्ट वन इज द ग्लूटामेट। ग्लूटामेट की अगर बात करें तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। हिस्टिडीन की अगर बात करें तो ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। ग्लूटामेट की पीआई वैल्यू की अगर बात करें तो इनका पीआई वैल्यू होता है 3.22 जो कि ग्लाइसिन से काफी कम है। लेकिन अगर हिस्टिडीन की अगर बात करें तो इनका पीआई वैल्यू होता है 7.59 जो कि ग्लाइसिन से ज्यादा है। अब ये क्यों होता है? ग्लूटामेट की अगर पीआई वैल्यू की बात करें तो ये 3.22
2 होता है और इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लेकिन हिस्टिडीन की अगर बात करें, इनकी पीआई वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो ग्रुप की वजह से इनका पीआई वैल्यू ग्लाइसिन से कम होता है। अब ये कैसे होता है? दिस इज द ग्लूटामेट एंड दिस इज टाइट्रेशन कर्व ऑफ हिस्टिडीन। ग्लूटामेट में क्योंकि 3 आयोनाइजिंग ग्रुप है, first one is the alpha amino, second one is the alpha carboxylic and third one is the जो साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। so this is the pk1 जो कि अल्फा अमाइनो ग्रुप का है 2.19, pkr is the r ग्रुप का कार्बोक्सिल आर ग्रुप का पीके वैल्यू है, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्योंकि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। एंड थर्ड वन इज द pk2 दैट इज 9.67 जो कि अमाइनो ग्रुप का पीके वैल्यू है। ग्लूटामेट की अगर पीआई वैल्यू की बात करें तो इट इज द एवरेज ऑफ 2 पीके वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मींस इट इज द एवरेज ऑफ pk1 प्लस pkr डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा? इट इज द एवरेज ऑफ pk1 एंड pk2। pk1 pk2 का एवरेज क्या होगा? pk1 प्लस pk2 डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना होगा? 2.19 प्लस 4.27। pkr कितना है? 4.25। pkr कितना है? 4.25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3.22। सिमिलरली हिस्टिडीन की अगर बात करें, यहाँ पे जो पीआई वैल्यू होगा इट इज द एवरेज ऑफ pk2 एंड pkr, मींस यहाँ पे 2 अमाइनो ग्रुप के pk वैल्यू का एवरेज लेते हैं। सो यहाँ पे एवरेज क्या होगा? 6 प्लस 9.17 डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना आएगा? ये आएगा 7.59। नाउ इट इज द टेबल जिसमें आपको क्लियर कट सब कुछ दिखेगा, पीके वैल्यू, pk1, pk2, pkr एंड पीआई। यहाँ पे जो नॉन आयनाइजेबल ग्रुप हैं, दीज आर नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप एंड दीज अमाइनो एसिड्स आर आयनाइजेबल आर ग्रुप। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड वन इज द निगेटिवली चार्ज। जो नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप का पीआई वैल्यू है दैट इज द एवरेज ऑफ pk1 and pk2, means average of amino group as well as कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके वैल्यू। लेकिन जो चार्ज्ड है, जो कि आयनाइजेबल आर ग्रुप है, दैट इज एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड, उनका जो पीआई वैल्यू है दे आर नॉट द एवरेज ऑफ pk1 एंड pk2। यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड की पीआई वैल्यू की बात करें तो इनका जो पीआई वैल्यू होगा वो एवरेज ऑफ पीके ऑफ 2 अमाइनो ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप यहाँ पे कौन सा है? pk2 एज वेल एज pkr। सो इस कंडीशन में जो पीआई वैल्यू होगा इट इज द एवरेज ऑफ pk2 प्लस pkr। लेकिन अगर एसिडिक अमाइनो एसिड की पीआई वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे एवरेज होगा पीके वैल्यू ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके क्या है? एक तो pk1 है और दूसरा pkr है। सो यहाँ पे क्या होगा? एवरेज ऑफ pk1 प्लस pkr। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पार्टेट की अगर बात करें तो स्पार्टेट का पीआई वैल्यू कितना होगा? स्पार्टेट का पीआई वैल्यू होगा pk1 प्लस pkr का एवरेज। pk1 कितना है? 1.88 एंड pkr कितना है? pkr है 3.65 और ये कितना हो जाएगा? इट इज 5.53 डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.77। सो स्पार्टेट की आप पीआई वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। सिमिलरली पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की पीआई वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की जो पीआई वैल्यू होती है इट इज द एवरेज ऑफ pk2 प्लस pkr। एंड द थर्ड इंफॉर्मेशन इज अंडर जनरल कंडीशन ऑफ फ्री एंड ओपन एक्सपोजर टू द एक्वस एनवायरनमेंट ओनली हिस्टिडीन हैज एन आर ग्रुप जो कि सिग्निफिकेंट बफरिंग पावर प्रोवाइड करता है नियर द न्यूट्रल पीएच। एंड न्यूट्रल पीएच कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। और ये क्यों होता है? क्योंकि हिस्टिडीन में प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं साइड चेन में। प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन का जो पीके वैल्यू होता है दैट इज 6। सो इनका बफरिंग पावर कितना होगा? बफरिंग पावर 5 to 7 रीजन में प्रेजेंट होगा। और
एंड इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की अगर बात करें तो उनका जो पीएच होता है नियर 7 होता है, 7.2 या फिर 7.4। ओनली अमाइनो एसिड जो बफरिंग पावर प्रोवाइड करता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, दैट इज हिस्टिडीन। और ये क्यों करता है? क्योंकि इसमें इसके साइड चेन में प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड इन माय नेक्स्ट lecture we will discuss about peptides and proteins. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.